नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी TG2, बार्क, NPCIL, सेल, DRDO आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपका ITI लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को फॉलो करते रहेंगे तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। हाँ दोस्तों, हमने इस सीरीज में प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लिया है जो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और हमने इस सीरीज में सभी टॉपिक के प्रश्नों को कवर किया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूट गया हो। एक घंटे में आपका लगभग पूरा टॉपिक से सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रतिरोधकों के कार्य को पहचानें। सही उत्तर, जो कि इसमें धारा के प्रवाह को रोकना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि प्रतिरोधकों का कार्य धारा के प्रवाह को रोकना होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है, प्रतीक आर होता है। प्रतिरोधकों को निम्न प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं जो कि तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका, जो कि प्रतिरोध का तापमान गुणांक, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर आप फार्मूला देख सकते हैं जो कि तापमान गुणांक बराबर RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी प्रति डिग्री सेल्सियस। ये आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ओम के नियमानुसार क्या होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि प्रतिरोध का तापमान निरंतर होना चाहिए। ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ओम के नियम की जानकारी देख लेते हैं, जो कि नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक DC परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। फार्मूला तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि R बराबर V अपान I होता है, जो कि वोल्टेज आपका धारा के प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध डैश डैश कहलाते हैं। सही उत्तर, कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों, इसका टिक पहले से इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको PDF दे दी जाए तो वहाँ पर इसका टिक लगा हुआ मिले, जो कि ये आपको क्विक रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। और PDF आप लेना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है के एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल। इतना सर्च करना, आपका वहाँ पर PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, अल्फा कण राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर देख लेते हैं। अल्फा कण विकिरण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगला आपका दिया गया है, एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम में विद्युत प्रवाह घनत्व और अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य के बीच के अनुपात को डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ से फिर से देखते हैं, जो कि निरपेक्ष विद्युतशीलता जो है, निरपेक्ष विद्युतशीलता को निर्वात की विद्युतशीलता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह विद्युत प्रवाह घनत्व यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी व विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अनुपात होता है। अगला आपका प्रश्न है, जो कि एक वस्तु की प्रति इकाई लंबाई पर कुल आवेश डैश डैश होता है। सही उत्तर, जो कि रैखिक आवेश घनत्व राइट आंसर है। चलिए, अगला है, आवेश की विद्युत क्षेत्र प्रबलता क्या है?
आपका उत्तर हो जाएगा, चलिए, जो कि यहाँ पर दूरी के वर्ग के साथ घटती है। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। तीव्रता यानी प्रबलता बराबर जो कि ये फार्मूला दिया गया है, जो कि यहाँ पर इसको दर्शाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो उनके बीच कितना बल होगा। सिंपल सा है, फार्मूला आपका होता है जो कि बल बराबर यानी F बराबर Q1 इंटू Q2 अपान R²। यहाँ पर आपको मान रखना है, जो कि सिंपल सा हल कर लेंगे। चलिए, यहाँ पर हम हल करके दिखा देते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको बता देते हैं, जो कि फार्मूला हमने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको मान रखना है, एक के का मान यहाँ पर दिया गया है 9 × 10⁹ जो कि होता है, यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट का जो कि मान यहाँ पर हो जाता है 1/एप्सिलॉन नॉट होता है ना कि स्थिरांक के दर पर, उसी का मान यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपान R² का मान, यहाँ पर R² का मतलब यहाँ पर 30 है, 30 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर बदलेंगे तो यहाँ पर 10⁻⁴ रखेंगे, जो कि यहाँ पर आप इसे हल करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये इसका सही उत्तर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबिल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता को रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए, जो निम्न होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर चलिए राइट आंसर 1.23 ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि सिंपल सा है। चांदी एक डैश है। चांदी क्या है आपका, जो कि ये विद्युत का सुचालक होती है। राइट आंसर, ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है, प्रवाहित होती है, यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो क्या होगा। सही उत्तर, जो कि यहाँ पर अपवाह वेग घट जाएगा, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं, जो कि धारा एक धात्विक चालक के द्वारा जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है, प्रवाहित होती है, यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो अपवाह वेग घट जाएगा। ड्रिफ्ट वेग बराबर 1/n × a, जो कि ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। अगला आपका दिया गया है, जो कि विद्युत रोधियों में धारा का कोई प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उनमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा होती है तथा अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या चालक से कम तथा विद्युत रोधक से ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर अभ्रक, माइका, बैकेलाइट आदि ये सभी विद्युत रोधी पदार्थ हैं, यानी इसमें आपका करंट प्रवाह नहीं होगा। चलिए अगला है, 470 ओम कार्बन प्रतिरोध के रंग कूट को निरूपित किया जा सकता है। आपको बताना है इसका कलर कोड क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि ये 4 होता है आपका पीला का होता है, पीला आप सभी लोग जानते होंगे। और जो 7 होता है ये आपका बैगनी होता है, बैगनी के बाद फिर यहाँ पर 0 दिया गया है। यहाँ पर हम आपको करके दिखा देते हैं, जो कि पहले 7 अंक, फिर तीसरा आपका गुणांक होता है, जो कि 0 यहाँ पर कब आएगा, जब यहाँ पर 10⁻1 रखेंगे। इसका मतलब 1 का मतलब आपका भूरा, यानी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला, बैगनी, भूरा, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, 20 ओम प्रतिरोध का एक इलेक्ट्रिक आयरन 5 एम्पियर करंट लेता है, तो 30 एम्पियर मतलब 30 सेकंड के
उत्पन्न ताप की गणना करें। आपको बताना है इसमें, चलिए आपको ऊष्मा बताना है। ऊष्मा का हमने फार्मूला आपको कई बार बताया, जैसे कि H बराबर I² RT, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, जो कि I² RT यानी I 5 दिया गया है, इसका वर्ग कर देंगे यानी डबल गुणा कर देंगे, फिर I² R का मान 20 दिया गया है, T का मान 30 दिया गया है। इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर E 1500 जूल, ये मतलब 15,000 जूल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि पूरे रेजिस्टेंस में विभवांतर का पता लगाएं जब 5 ओम के रजिस्टर में प्रति सेकंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए आपको फिर ऊष्मा ये फार्मूला लगाना है, जो कि हम यहाँ पर आपको फार्मूला बता दिए हैं, आपको खुद से सॉल्व करना है। चलिए हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आपको एक रफली आइडिया दे देते हैं, जो कि देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपका वोल्टेज निकालना है, रेजिस्टेंस दिया गया है, समय दिया गया है, ऊष्मा दी गई है, फार्मूला लगाना है, जो कि यहाँ पर निकालेंगे। फिर इसके बाद आपको निकालना है, जब आपका वोल्ट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि H बराबर V² R इंटू T, फार्मूले पर मान रख देंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका 25 वोल्ट सही उत्तर होगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को दिया जा रहा वोल्टेज घटाकर आधा कर दिया जाए तो शक्ति की खपत घट जाएगी। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, जो कि वही फार्मूला है। चलिए हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर यदि प्रारंभिक वोल्टता को घटाकर आधा कर दिया जाए तो देख सकते हैं आधा कर दिया गया तो खपत शक्ति जो होती है P बराबर V²/R होता है। इस फार्मूला जैसा कि यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर P1 बराबर यानी P/4, यानी चूँकि खपत राशि की 4 गुना कम हो जाएगी, अतः अंतर यहाँ पर P- PT हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 75% शक्ति घट जाएगी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब एक तार या पदार्थ के एक टुकड़े को एक परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसे डैश कहा जाता है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर रजिस्टर यानी प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर आपको बताते हैं, जो कि प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, अर्थात किसी परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधक कहलाता है, इसका मात्रक जो है ओम होता है। कैपेसिटर यानी वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, और इंडक्टर धारा परिवर्तन का विरोध करता है। अगला प्रश्न। बैटरी ईएमएफ जो एक मेष में दक्षिणावर्त दिशा में करंट के प्रवाह करने का कारण बनता है, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर, जो कि धनात्मक ईएमएफ के रूप में जानते हैं, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, बैटरी ईएमएफ में जो एक मेष दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में धारा का प्रवाह कारण बनता है, उसे धनात्मक ईएमएफ के रूप में जाना जाता है। जो वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा का प्रवाह का कारण बनता है, उसे ऋणात्मक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीसी परिपथ सर्किट में ऊर्जा डैश के गुणनफल के बराबर होता है। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज और करंट विद्युत प्रवाह यानी वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, एक निश्चित तापमान के बाद प्रति डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि को डैश कहा जाता है। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर प्रतिरोधक का तापमान गुणांक, ये इसका सही उत्तर है। फार्मूला देख सकते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक बराबर प्रतिरोध में वृद्धि अपान मूल प्रतिरोध गुणे तापमान में वृद्धि, ये इसका फार्मूला होता है। अगला है, अगला आप देख सकते हैं, जो कि यदि दो कुंडलियों के बीच परस्पर 5 हेनरी प्रेरकत्व है और यदि एक कुंडली में धारा
2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बदलती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल डैश डैश होगा। चलिए इसे हम चालू करते हैं, जो कि यहाँ पर आपकी प्रेरकत्व जो दिया गया है 5 दिया गया है और यहाँ पर जो धारा दी गई है जो कि 2 दी गई है। फार्मूला आपका होता है, चलिए जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो कि विद्युत वाहक बल बराबर LI, यानी दोनों को गुणा कर देंगे 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रेरक में धारा 20 सेकंड में एक समान रूप से 0 से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो प्रेरित वोल्टता 2 वोल्ट है, तो प्रेरक का प्रेरकत्व कितना होगा। चलिए आपका यहाँ पर टाइम दिया गया है, धारा दी गई है, वोल्टेज दिया गया है। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर फार्मूला होता है वोल्टेज बराबर LdI/dt। इस फार्मूले पर मान रखना है, जो कि पूरा मान दिया गया है। फार्मूले पर मान रख के सॉल्व करेंगे तो आपका 4 हेनरी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कैलकुलेशन दोस्तों आपको करना है, हम सिर्फ आपको हिंट्स दे सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल में हाथ से कैलकुलेशन करना असंभव होता है। थोड़ा बहुत बनता है लेकिन यहाँ पे स्क्रीन पर हाथ से लिखना थोड़ा कम सही लगता है। चलिए अगला है, 4 हेनरी इंडक्टेंस के कॉइल में 16 वोल्ट का EMF लगाया जाता है, करंट में बदलाव की दर डैश डैश की होनी चाहिए। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सिर्फ वही फार्मूला यूज करना है जो कि हमने अभी आपको बताया, यहाँ पर जो ऊपर किया गया है। चलिए फिर से आपको उस फार्मूले को दिखा देते हैं जो कि आपको याद हो जाए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं VL बराबर LdI/dt होता है। यहाँ पर आपको फार्मूले पर ये पूरा मान रखना है, चालू कर लेंगे 4 एम्पियर प्रति सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है। दोस्तों ये हमारी क्लास में सवालों से भरपूर क्लास आपको मिलेगी, जो कि UPPCL में आप जानते ही होंगे कितने खतरनाक और अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, और जो कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी प्रबल संभावना है, जो कि यही से आपका एग्ज़ाम बनेगा। चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस डैश डैश द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर आपका है, जो कि हेनरीज में मापते हैं, ये इसका सही उत्तर है। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हेनरीज में मापा जाता है, प्रतिरोध का मापन ओम में, जबकि संधारित्र का मापन फैराड में होता है। यानी करंट आपका धारा एम्पियर में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं संधारित्र फैराड में और रेजिस्टेंस ओम में, वोल्टेज वोल्ट में मापते हैं। चलिए अगला है, 1.5 T कंडीशनर के लिए किस रेटिंग का सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए पहले तो इसे सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर टन आपका दिया गया है 1.5 टन, जो कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। फार्मूला आपका होता है जो कि धारा रेटिंग बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टन, 1 टन में कितने वाट होते हैं, 3517 वाट होते हैं, या आप ये 3.517 किलोवाट बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर निकालने के बाद वाट में, तो धारा रेटिंग यहाँ पर भाग दे देंगे, जो कि 250 से भाग देंगे तो आप यहाँ पर 21.1 एम्पियर आ जाएगा, जो कि सर्किट ब्रेकर की निर्धारित रेटिंग 20 एम्पियर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाली तार को कहा जाता है। सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि जंपर, ये इसका सही उत्तर है। पूरी जानकारी देखते हैं। यहाँ पर रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाला तार जंपर कहा जाता है। जंपर एक तार का टुकड़ा होता है जो परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक उपकरण को बाईपास करता है। जैसे कि MCB और ELCB परिपथ को सुरक्षित रखती है और कंडक्टर परिपथ को आन अवस्था में बनाए रखने तथा अन्य उपकरण की सहायता में रक्षित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई क्या होनी चाहिए। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि आपको ये पूरा पता होना चाहिए। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1.5 मीटर, ये इसका सही उत्तर है। सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई जो होती है 1.5 मीटर होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला है,
प्रगलन घटक हमेशा होना चाहिए, राइट आंसर, जो कि एक से अधिक होना चाहिए, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रगलन घटक बराबर फार्मूला होता है न्यूनतम प्रगलन धारा अपान निर्धारित धारा, जो कि फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा एक से बड़ा होता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि प्रगलन धारा के बारे में यहाँ पर देखते हैं हम, वह न्यूनतम धारा जिस पर फ्यूज अवयव पिघलकर अलग हो जाता है। फ्यूज अवयव की प्रगलन धारा को न्यूनतम प्रगलन धारा भी कहते हैं। निर्धारित धारा की अपेक्षा फ्यूज की प्रगलन धारा का मान 1.5 गुना अधिक होता है। अगला है, एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग निम्न में से किसमें प्रभावी रूप से किया जा सकता है। सही उत्तर ताप और तड़ित परिपथ, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश डैश द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी, √3 वोल्टेज लाइन इंटू धारा लाइन कास्ट थीटा, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि ये आपको सभी को पता होना चाहिए। तो सिंपल सा फार्मूला है, आप इसे ज़रूर याद रखें, यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर, जो कि इंडक्शन टाइप वाट मीटर, ये इसका सही उत्तर है। ये सिर्फ एसी के लिए हम प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर एसी धारा पर केवल इंडक्शन टाइप वाट मीटर का कार्य करता है, क्योंकि इंडक्शन केवल एसी में ही होता है, जो कि डीसी में नहीं होता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं 3 फेज वाले डैश डैश लोड को मापने के लिए 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो कि संतुलित और असंतुलित दोनों को मापते हैं, ये इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला जानने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसकी पूरी व्याख्या, जो कि यहाँ पर आप ध्यान से ज़रूर देखना, जो कि यहाँ पर हम पूरी व्याख्या के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। जैसा कि 2 वाट मीटर का प्रयोग संतुलित तथा असंतुलित प्रकार के लोड मापने में किया जा सकता है। स्टार में जुड़े लोड को मापने के लिए 1 वाट मीटर के पी सिरे को फेज से तथा एन सिरे को न्यूट्रल से जोड़ा जाता है। डेल्टा में प्रत्येक 2 फेज के मध्य वाट मीटर को जोड़ा जाता है। जैसा कि 3 फेज परिपथ में शक्ति मापन हेतु विधियां देख सकते हैं आप। 1 वाट मीटर शक्ति मापन विधि जो है केवल संतुलित लोड हेतु होती है, और 2 वाट मीटर शक्ति मापन विधि संतुलित और असंतुलित लोड हेतु है, और 3 वाट मीटर शक्ति मापन विधि केवल असंतुलित लोड हेतु होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि दी गई आकृति में प्रयुक्त मापन विधि की पहचान आपको करना है। इसमें कौन सी मापन विधि है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें जो कि 3 फेज दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर 2 वाट मीटर देख सकते हैं लगे हुए हैं। यानी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 फेज और 2 वाट मीटर विधि राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि हिस्टैरिसीस चुंबकीय परिपथ में ऐसी परिघटना है जिसके द्वारा क्या करते हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बी एस से पक्षगामी रह जाता है, राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार अंगूठा डैश डैश दर्शाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, चालक की दिशा को दर्शाता है, ये इसका सही उत्तर है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमने कई बार आपको बताया, फिर भी आपको बता देते हैं। अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाता है, तथा तर्जनी चुंबकीय वाहक बल एवं फ्लक्स तथा मध्यमा जो है विद्युत राशि या प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यदि 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य दूरी d है तो उनके मध्य बल होगा। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, d² के व्युत्क्रमी समानुपाती, ये इसका सही उत्तर है।
फार्मूला आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है, ये फार्मूला आप ज़रूर याद रखें, जो कि आपके सवालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जैसा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, ये बिल्कुल सत्य दिया गया है। और दोस्तों इसका टिक इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपको पीडीएफ मिले तो वहाँ पर इसका टिक लगा हुआ मिले, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन कर सकें। और यहाँ पर इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल। इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है जो कि यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का सिद्धांत निम्नलिखित के ही समान होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर है वार्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, मशीन का नट कसने हेतु किस औजार का प्रयोग करेंगे? राइट आंसर आपका है जो कि स्पैनर का प्रयोग करेंगे, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं जो कि मशीन का नट कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है, वही स्क्रू को कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। साथ ही रिंच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जब संलग्न नट के आकार का स्पैनर उपलब्ध ना हो। अगला है, दृढ़ यानी परिरक्षित नालिका के संबंधन और असंबंधन के लिए डेड डैश टूल की आवश्यकता होती है। सही उत्तर जो कि पाइप रिंच, ये इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग लकड़ी पदार्थ में ड्रिल के लिए किया जाता है जो एक तरफ घूमेगा? राइट आंसर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रैचेट ब्रश, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जो कि इसमें बड़े छेद करने के लिए किया जाता है, इसे हैंडल पर दबाव डालकर घुमाया जाता है। अगला प्रश्न, लकड़ी के लेखों पर छोटे छेदों को ड्रिल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर जो कि आपका ब्रेडेबल, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि इसके सुई या बिट तीखा टेपर और वर्गाकार होता है, जो उच्च कार्बन स्टील से बना होता है। इसे लकड़ी में हत्थे के दबाव से आसानी से छोटे छेद किए जा सकते हैं। जैसे जिमलेट के बारे में हम देख लेते हैं, यह गहरे छेद करने के काम में आता है। इसमें घुमाने के लिए लकड़ी का एक हत्था फिट होता है, जो कि इसका आकार एक सिरा पेंच जैसा नुकीला होता है और बिट मरोड़े खाई बनी होती हैं, जो कि यहाँ पर जान सकते हैं। अगला है, लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए डेड डैश का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर जो कि बर्मा का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जिमलेट के बारे में हमने अभी आपको बताया। अगला प्रश्न जो कि दिए गए विकल्पों में से अर्थिंग करने की एक सामान्य विधि पहचानना है आपको। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो कि यहाँ पर एक पानी की पाइप के माध्यम से भूसंपर्कन यानी अर्थिंग, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर अर्थिंग की मुख्यतः निम्न 4 विधियाँ प्रचलित होती हैं, जैसा कि प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग। ये 4 विधियाँ आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सामग्रियों का उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है? सही उत्तर, ये तो क्वेश्चन आपको सभी को याद होना चाहिए। नमक, चारकोल यानी कठोर कोयला और पानी, ये चीज़ डालना चाहिए। अगला प्रश्न जाने से पहले यहाँ से आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम यहीं पर क्लियर कर दें ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। जैसा कि नमक, चारकोल और पानी सामग्रियों का उपयोग अर्थ प्लेटों के आसपास मिट्टी की नमी और कम प्रतिरोध बनाए रखने के लिए किया जाता है, जिससे कि सिस्टम की अर्थिंग बेहतर बनी रहे। उपकरण को अर्थ की स्थिति में उपकरण जब भू से लघु परिथित यानी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्यूज तार गल जाता है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न, जैसा कि IE यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार भूमि में दबाई गई धातुएं, पानी की पाइप या किसी अन्य कंडक्टर संवाहक को डेड डैश कहा जाता है।
राइट आंसर जो कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि अर्थ इलेक्ट्रोड धातु रॉड या धातु पाइप का बना होता है। सभी फैक्ट्रियों यानी वर्कशॉप धातु कंड्यूट पाइप केबलों को अर्थिंग किया जाता है, जिससे प्रदोष अवस्था में सिस्टम सुरक्षित रहें। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, जो कि डेड डैश को सुनिश्चित करने के लिए चारकोल यानी कोयला और नमक मिश्रण को अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास भरना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रभावी अर्थिंग यानी भूयोजन इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सलिन क्लिट में सपोर्टेड इंसुलेटेड केबल का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर क्लिट वायरिंग राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर क्लिट वायरिंग अस्थाई वायरिंग ही इसमें कम तार का मतलब क्लिट वायरिंग जो होती है वो अस्थाई वायरिंग होती है और इसमें कम तार का प्रयोग होता है। इसमें फॉल्ट को आसानी से निकाला जाता है। CTS तथा TRS यह बटन वायरिंग का हिस्सा है, जैसे कि PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। यह नमी जल अम्ल वातावरण परिवर्तनों से अप्रभावित रहने वाला कठोर सिंथेटिक पदार्थ है। PVC में सुरक्षा आवरणों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है, सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए डेड डैश वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर आपका है जो कि बैटन का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। सही उत्तर जो कि क्लिट वायरिंग है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर अस्थायी वायरिंग के बारे में अल्प समय के लिए स्थापित की जाती है, जैसे कि मेले प्रदर्शनी कच्चे मकान आदि। यहाँ दो प्रकार की होती है, जैसे कि फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग क्लिट वायरिंग, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए स्थायी वायरिंग के बारे में हम देखते हैं, जो कि घरों व उद्योग कार्यशालाओं में दीर्घ अवधि के लिए प्रयोग किया जाता है। यह निम्न प्रकार की होती है, जैसे कि केसिंग कैपिंग वायरिंग, वैटन वायरिंग, CTS TRS वायरिंग और लेड शीट्स वायरिंग, बस बार वायरिंग, जो कि यहाँ पर CTS यानी कैब टायर शीट्स, जो कि TRS का पूरा नाम होता है टफ रबर शीट्स होता है। चलिए CTS और TRS को बटन वायरिंग भी कहते हैं। बटन वायरिंग लकड़ी के पट्टी में की जाती है। इस वायरिंग का प्रचलन अब समाप्त हो गया है। इसके जगह पर केसिंग कैपिंग वायरिंग प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, लेड शीथेड वायरिंग में केबल की सुरक्षा के लिए अर्थिंग प्रयोग करते हैं। आजकल सुरक्षा की दृष्टि से कंसोल डक्ट ध्रुवी कंड्यूट वायरिंग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, किस प्रकार की वायरिंग की सामान्य विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपको हमने पूरा भी वायरिंग के बारे में पूरी जानकारी बता दी, जो कि आप यहाँ पर अपने आप आंसर कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम बता देते हैं, क्लिट वायरिंग ये इसका सही उत्तर है, जो कि यह अस्थायी वायरिंग होती है। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति परिपथों में डायोड मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर धारा रोक यानी कटआउट स्विच, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, एक PN जंक्शन अर्धचालक डायोड किस प्रकार के लिए उपयुक्त होता है। सही उत्तर जो रेक्टिफायर, ये इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं एक PN जंक्शन अर्धचालक डायोड रेक्टिफायर के रूप में उपयुक्त होता है तथा PN जंक्शन डायोड का कार्य डीमॉड्यूलेशन तथा डिजिटल लॉजिक सर्किट में कुंजी के रूप में तथा इसका प्रयोग धारा को एक दिशी करने आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, जर्मेनियम एक है। जर्मेनियम क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, ये आपका अर्धचालक होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये दोनों आपके अर्धचालक होते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, जो कि जर्मेनियम में दो प्रकार की डोपिंग की जाती है, एक पंच संयोजी तत्वों के साथ, एक त्रिसंयोजी तत्वों के साथ में डोपिंग कर एक P प्रकार तथा दूसरा N प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है।
अगला प्रश्न, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर घनाकार होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जर्मेनियम व सिलिकॉन के संयोजी बंधन में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जो कि जर्मेनियम या सिलिकॉन में 2 प्रकार से अशुद्धियों को मिलाया जाता है। एक पंच संयोजी अशुद्धि और जैसे कि आर्सेनिक या एंटीमनी, तथा दूसरा त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे कि एल्युमिनियम या इंडियम मिलाई जाती है। अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पी टाइप के जर्मेनियम को पाने के लिए जर्मेनियम को किसके साथ मादित करना चाहिए? त्रिसंयोजक अशुद्धता, ये इसका सही उत्तर है। स्टेलासिस किस कारण से होता है? राइट आंसर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फ्लक्स का रिसाव, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम देखते हैं, जब मशीन में रिसाव फ्लक्स यानी लीकेज फ्लक्स मशीन के चालक भाग से गुजरता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, जिसके कारण स्टेलासिस होते हैं। अगला है, भार लोड परिपथ में उपलब्ध वाट और उत्पादित कुल वाट के अनुपात को क्या कहते हैं? सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, विद्युत दक्षता कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जो कि विद्युत दक्षता बराबर भार यानी लोड परिपथ में उपलब्ध वाट अपान उत्पादित कुल वाट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला है, एक अच्छे जनयंत्र के लिए व्यावसायिक दक्षता का मान डैश हो सकता है। सही उत्तर अधिक से अधिक 95% तक, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक जनरेटर जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसकी व्यावसायिक दक्षता सदैव अधिक से अधिक यानी 95% तक होती है, क्योंकि जनयंत्र एक घूर्णी मशीन है जिसमें कुछ भाग क्षय हानि हो जाती है। अगला आपका दिया गया है, एक दिष्ट धारा जनयंत्र की दक्षता किस स्थिति में अधिकतम होती है? राइट आंसर यहाँ पर आपका है जो कि परिवर्तनीय हानि स्थिर हानि के बराबर होती हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, डीसी जनरेटर की विद्युत दक्षता डैश द्वारा दर्शाई जाती है। राइट आंसर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, यहाँ पर दक्षता देख सकते हैं, आउटपुट अपान इनपुट गुणे 100, जो कि देख सकते हैं फार्मूला। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनयंत्र में संतोषजनक समांतर प्रचालन के लिए तुल्यकारियों की आवश्यकता नहीं होती है? राइट आंसर जो कि अवसंयुक्त यानी अंडर कंपाउंड, ये इसका सही उत्तर है। अगला आपको दिया गया है, आर्मेचर में वाइंडिंग डैश जुड़ी होती है। सही उत्तर है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सीरीज या समांतर क्रम में, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, सीरीज वाइंडिंग जनरेटर में क्षेत्रीय वाइंडिंग को यानी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के सीरीज में जोड़ा जाता है, तथा शंट वाइंडिंग जनरेटर में क्षेत्र यानी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न, यांत्रिक दिष्टकारी है। सही उत्तर यहाँ पर जो कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कम्यूटेटर और ब्रश, सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ब्रूस गियर यानी ब्रूस का कार्य दिक् परिवर्तक से विद्युत धारा एकत्र कर बाह्य कार्य परिपथ में भेजना, और इन्हीं गुणों के कारण इन्हें यांत्रिक दिष्टकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि किसी डीसी मशीन में यदि पोलों की संख्या और एन आर्मेचर स्पीड यानी आरपीएम में हो, तब चुंबकीय व्युत्क्रमों की आवृत्ति क्या होगी? सिंपल सा फार्मूला होता है जो कि आपको यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए। ये तो ऑप्शन नंबर बी, PN/120, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर n बराबर 120 F/P होता है। यहाँ पर जिसका निकालना है उसे आराम से आप निकाल सकते हैं। अगला है,
डीसी मशीन में लव हानि निम्नलिखित में होती है, आर्मेचर रोटर में होती है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं जो कि किस स्थिति में डीसी शंट मोटर की गति 100% बढ़ाई जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर जो कि जब अलग रियोस्टेट का प्रतिरोध और क्षेत्रीय वाइंडिंग प्रतिरोध के बराबर होता है। ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर एक बार आपको बता देते हैं, जब अलग रियोस्टेट का प्रतिरोध तथा क्षेत्रीय वाइंडिंग प्रतिरोध बराबर हो तो डीसी शंट मोटर की गति 100% बढ़ाई जा सकती है। डीसी मोटर फैराडे के नियम अनुसार इसमें गति होती है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक मोटर 5 किलोवाट की शक्ति लेता है तो मोटर की दक्षता 85% है, तो मोटर के आउटपुट की गणना करना है आपको। चलिए यहाँ पर दक्षता बराबर फार्मूला होता है आउटपुट अपान इनपुट गुणे 100, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। यहाँ पर 100 होता है जो कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इस फार्मूले पर पूरा मान रखना है, सॉल्व करना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 433.231। ये इसका सही उत्तर है। दोस्तों कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आपको ये प्रश्न मिल गया तो कैलकुलेशन आप करेंगे, हम वहाँ पर करने नहीं आएंगे। हम आपको यहाँ पर सिर्फ मेथड बता देंगे, फार्मूला बता देंगे और करने का तरीका बता देंगे, और वहाँ पर कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगला है, किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है तो मोटर की क्षमता कितनी होगी। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्षमता बराबर फार्मूला होता है, यानी दक्षता बराबर आउटपुट अपान इनपुट। वहीं पर फार्मूले पर मान रख के यहाँ पर भाग दे देंगे, यानी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आउटपुट अपान इनपुट, यहाँ पर आउटपुट आपका 1.2 दिया गया है, इनपुट 1.6 भाग देंगे तो यहाँ पर 75%। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर है। अगला है, अगला आपका दिया गया है दिष्ट धारा मोटर यानी डीसी मोटर समीकरण में ईबी अपान वोल्टेज क्या प्रदर्शित करता है। सही उत्तर जो कि दक्षता यानी इफिशियंसी इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट, यानी आउटपुट बटे कुल विकसित यांत्रिक शक्ति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः होता है। राइट आंसर जो कि यहाँ पर लगभग 1 से 10 ओम तक होता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जाने से पहले यहाँ पर पूरी व्याख्या जानते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्याख्या दी गई है। जैसा कि स्टार्टिंग में मोटर में आर्मेचर का प्रतिरोध 1 ओम से कम होने के कारण ज़्यादा धारा लेती है, इसलिए इस धारा से सुरक्षित हेतु आर्मेचर के सीरीज स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। राइट आंसर आपका जो कि यहाँ पर मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी, क्योंकि फ्लक्स का मान बहुत ही निम्न हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं n प्रोपोर्शनल 1 फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि यहाँ पर समझ सकते हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। राइट आंसर जो कि मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी। ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर यानी क्षेत्र धारा को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, 120 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 110 वोल्ट है, तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। फार्मूला आपका होता है, जो कि फार्मूले पर मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर हम आपको सॉल्व करा देते हैं। जैसे कि आर्मेचर धारा यहाँ पर आपको निकालनी है, तो आर्मेचर यानी आर्मेचर धारा बराबर वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल,
विद्युत वाहक बल अपान आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी इसका आर्मेचर प्रतिरोध। ये फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि वहाँ पर कैलकुलेशन कम करते बन रहा है पेंसिल मतलब हाथ से, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। इसे सॉल्व कर लेना, आपका 20 एम्पियर राइट आंसर होगा। पहले तो दोस्तों आपको अगर सवाल आ जाए तो वीडियो को रोक कर खुद से कैलकुलेशन करना चाहिए, ताकि आपको ये सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप ज़रूर देख सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज विनिमयन कब होगा? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर पर, ये इसका सही उत्तर होगा। चल यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक ट्रांसफार्मर में शून्य वोल्टेज विनियमन लीडिंग पावर फैक्टर पर कार्य करता है, जबकि यदि अधिकतम वोल्टेज विनियमन होगा तो यह लैगिंग पावर फैक्टर के साथ कार्य करेगा। अगला है, ट्रांसफार्मर का नियमन डेड डैश पर निर्भर करता है। सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी, जो कि दी गई है। ट्रांसफार्मर का नियमन लोड पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किलोवोल्ट एम्पियर में व्यक्त की जाती है। ज्ञात रहे, ट्रांसफार्मर में पूर्ण लोड पूर्णतः अस्पष्ट होता है कि संलग्न लोड किस प्रवृत्ति का है। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव है, तब उसका लोड पावर फैक्टर क्या होगा? सही उत्तर, जो कि यहाँ पर अग्रगामी होगा, राइट आंसर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन यदि निगेटिव है तो निश्चित रूप से लोड पावर फैक्टर अग्रगामी होगा। उसी प्रकार यदि वोल्टेज नियमन धनात्मक है तो लोड पावर फैक्टर पश्चगामी होगा। अगला प्रश्न, किसी विशिष्ट लोड के लिए ट्रांसफार्मर के वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज रेगुलेशन को शून्य लोड वोल्टेज के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए जाने वाले शून्य लोड से विचाराधीन लोड के डेड डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही उत्तर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक वोल्टेज में परिवर्तन, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, जो कि दी गई है। किसी विशिष्ट लोड के लिए ट्रांसफार्मर के वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज रेगुलेशन को शून्य लोड वोल्टेज के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाने वाले शून्य लोड के विचाराधीन लोड के द्वितीयक वोल्टेज में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप तथा स्टेप डाउन वाइंडिंग के घुमावों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, एक इकाई ट्रांसफार्मर के लिए उच्च वोल्टता डेड डैश होनी चाहिए। राइट आंसर, जो कि 24 किलो वोल्ट होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के प्रति फेरे पर वोल्टता द्वितीयक के प्रति फेरे पर वोल्टता डेड डैश है। राइट आंसर, जो कि के समान होती है, वोल्टता के समान होती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग 500 मेगाहर्ट्ज पर पावर के मापन के लिए किया जाता है? सही उत्तर, जो कि बोलोमीटर, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, स्लाइड तार ब्रिज विधि में अज्ञात प्रतिरोध का मान गणना करने के लिए निम्न समीकरण में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर, यहाँ पर आपका x बराबर, जो कि L गुणे R अपान 100 माइनस L, ये इसका राइट आंसर है। जो कि हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको हमने फार्मूला आपको बता दिया, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, विद्युत मापी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग डेड डैश की बनाई जाती है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा, जो कि फास्फर कांच की बनाई जाती है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, यानी फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। मापन यंत्रों में बाल कमानी में डेड डैश सामग्री प्रयोग की जाती है। राइट आंसर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस कांसा, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है? एनर्जी वाट मीटर यानी एनर्जी मीटर, ये इसका सही उत्तर है, यानी KWH मीटर, राइट आंसर है। अगला आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं।
जैसा कि एक 440 और 6 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम की गति से चालित है तो प्रतिशत स्लिप की गणना करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे कि पोल्स की संख्या दी गई है और आवृत्ति आपकी दी गई है, आरपीएम की गति आपकी दी गई है, मोटर यानी मोटर की गति फार्मूले पर मान रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला होता है, यहाँ पर पहले हम एनएस निकालेंगे। एनएस आपकी यानी सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1000 आरपीएम आ जाएगी। 1000 आरपीएम आने के बाद हम स्लिप निकालेंगे, जबकि स्लिप बराबर फार्मूला होता है एनएस माइनस एनआर अपान एनएस गुणे 100। यहाँ पर एनएस का मान यहाँ पर 1000 रखेंगे, जो कि एनआर का मान यहाँ पर 960 है। यहाँ पर 1000/1000 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे और इसे भाग दे देंगे। आपका यहाँ पर 4% सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभ में स्लिप का मान होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 होता है। ये इसका सही उत्तर है। फार्मूला तो आप जानते ही होंगे, हमने आपको बताया है। देख सकते हैं यहाँ पर एनआर का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एनएस से एनएस कट जाएगा, जो कि 1 आपका आ जाएगा। अगला है, इंडक्शन मोटर में वास्तविक स्लिप डैश है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर 3 से 5% होती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, और इंडक्शन मोटर वास्तविक स्लिप का 3 से 5% तक होती है। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर क्षेत्र की स्पीड, जिसे सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और रोटर की वास्तविक स्पीड के मध्य अंतर को स्लिप कहते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 आरपीएम पर चलती है, तो इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना करना है आपको। सिंपल सा फार्मूला हम आपको अभी बताए हैं, जो कि आपको उस फार्मूले पर मान रखना है। चलिए, हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं। और दोस्तों, आप गलती मत करिएगा, इसे आप अपने से पहले सॉल्व करिएगा, ताकि आपको पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्लिप का फार्मूला ये होता है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर पहले हम एनएस यानी सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, जो कि 1000 आ जाएगी। 1000 आने के बाद वही फार्मूले पर मान रख देंगे, जो कि यहाँ पर फार्मूले पर मान रख के सॉल्व करेंगे। आपका 4% सही उत्तर हो जाएगा। 4% और यहाँ पर आरपीएम यानी 1000 और 4% यानी ऑप्शन नंबर ई सही उत्तर है। ये सिंपल सवाल है, यहाँ पर मोबाइल में करते बन नहीं रहा है, नहीं मैं आपको यहीं पर सॉल्व करके दिखा देता, जो कि आपको यहाँ पर इनको पूरी तरह सॉल्व करना चाहिए, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए मान लो वहाँ पर प्रैक्टिस बनी रहे। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि अवमंदन यानी बलाघूर डैम्पिंग टार्क एक चल कुंडली उपकरणों में डैश द्वारा विकसित होता है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर भंवर धारा यानी एडी करंट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि दिया गया है, एक चल कुंडली उपकरण में भंवर धारा अवमंदन बलाघूर उत्पन्न किया जाता है। किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संकेतक में उत्पन्न होने वाले कंपनों को समाप्त करने वाला बलाघूर अवमंदक बलाघूर कहलाता है। यह 3 प्रकार की होती है, जैसे कि वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली और दूसरा द्रव घर्षण अवमंदन प्रणाली। तीसरा दिया गया है भंवर धारा अवमंदन प्रणाली, जो कि ये सारी देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिरोध मापन के लिए 1 ओम मीटर उपयोग करने से पहले निम्न आवश्यकताएं करनी होती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। पोटेंशियोमीटर के माध्यम से इसके प्रोब को लघु पतित यानी शॉर्ट सर्किट करके पॉइंटर को शून्य पर सेट करें, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि निम्न प्रतिरोध के लिए देखते हैं पहले, जो कि निम्न प्रतिरोध, जब प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम होता है तो इसे निम्न प्रतिरोध कहते हैं। इसके मापन के लिए पोटेंशियोमीटर या केल्विन डबल ब्रिज आदि का उपयोग किया जाता है। जैसा कि मध्यम प्रतिरोध के बारे में हम देखते हैं, जब प्रतिरोध का मान 1 ओम से ज़्यादा
तथा 100 किलो ओम से कम होता है तो इसे मध्यम प्रतिरोध कहते हैं। आप ये रेटिंग जरूर याद रखना, इनके बीच से आपको सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि उच्च प्रतिरोध के लिए जब प्रतिरोध का मान 100 किलो ओम से अधिक होता है तो इसे उच्च प्रतिरोध कहते हैं। अगला आपको दिया गया है, समय आधारित पैमाने पर किसी विद्युत तरंग के आयाम परिवर्तन को देखने के लिए किस मापक यंत्र को बनाया गया है। सही उत्तर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, एक तुल्यकालिक यानी एक सिंक्रोनस जनरेटर में आर्मेचर की प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव जीरो पावर फैक्टर लैगिंग को संचालित करता है। सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी, डीमैग्नेटाइजिंग, ये इसका राइट आंसर है। अगला है, उल्टा वी वक्र डेड डैश का ग्राफ है। सही उत्तर जो कि पावर फैक्टर जो कि धारा, ये इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं आप, उल्टा पावर फैक्टर एवं फील्ड करंट के मध्य खींचा जाता है। अगला प्रश्न, स्थिर धारा के लिए एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा की ओर क्षेत्र धारा के बीच का ग्राफ डेड डैश होगा। सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वी वक्र, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो कि दिया गया है, तुल्यकालिक मोटर में शक्ति गुणक तथा फील्ड धारा के मध्य बनाया गया ग्राफ वोल्टा वक्र कहलाता है। अगला प्रश्न, बड़े उद्योगों में शून्य भार स्थिति में तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य क्या है। सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शक्ति गुणक में सुधार करना, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि बड़े उद्योगों में शून्य भार स्थिति में तुल्यकालिक मोटर के संचालन का उद्देश्य शक्ति गुणक में सुधार करना। इस स्थिति में मशीन लोडहीन या कम लोड पर ओवर एक्साइटेड अवस्था में चलती है, जिसे सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है। अगला है, शक्ति गुणक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा जो कि अधिबाह्य पाली तुल्यकालिक मोटर, ये इसका सही उत्तर है। यानी तुल्यकालिक मोटर का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर है। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की गति हमेशा डेड डैश होनी चाहिए। राइट आंसर जो कि यहाँ पर तुल्यकालिक गति से कम होनी चाहिए, यानी सिंक्रोनस स्पीड से कम होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी व्याख्या देखते हैं यहाँ पर। जैसा कि पॉलीफेज इंडक्शन मोटर की गति हमेशा तुल्यकालिक गति से कम होती है। यदि इस मोटर की गति तुल्यकालिक गति से बराबर हो जाए तो दोनों के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी और टार्क भी शून्य हो जाएगा। इस प्रकार मोटर चलेगी ही नहीं, जो कि नो लोड पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.2 से लेकर 0.3 तक होता है तथा फुल लोड पर पावर फैक्टर 0.5 से लेकर 0.8 तक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पॉलीफेज इंडक्शन मोटर उच्च प्रारंभिक टार्क और उच्च ओवरलोड क्षमता के साथ लगभग स्थिर गति होती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर डबल स्क्वायरल केज प्रकार, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि इसकी संरचना में बाह्य केज का उच्चतम प्रतिरोध व नगण्य क्षरण प्रतिघात तथा आंतरिक केज निम्न प्रतिरोधी व उच्च क्षरण प्रतिघात होता है। बाह्य पिंजर का प्रतिरोध आंतरिक पिंजर के प्रतिरोध का लगभग 4 गुना होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर स्टार्टर में मोटर 15 HP तक होता है। सही उत्तर हो जाएगा जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर पूरी जानकारी देखते हैं, जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 5 HP से 20 HP तक मोटरों में स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। और उसके आगे हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंतर्गत प्रारंभिक स्थिति में मोटर का स्टेटर स्टार में जुड़ा रहता है और जैसे ही मोटर अपनी सामान्य गति में आती है तब स्टार्टर को डेल्टा में जोड़ दिया जाता है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसा कि DOL स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग 5 HP तक की मोटरों को स्टार्ट करने में किया जाता है। चलिए जैसा कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक मोटरों को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ये पूरी जानकारी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसमें शुरुआती धारा को एक ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग करके घटाया जाता है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर पिंजरा प्रारूपी प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्यतः 15 किलोवाट के ऊपर तक के मोटरों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डैश डैश एक प्रतीप अभिनत सिलिकॉन या जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बढ़ती है। सही उत्तर जो कि यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं फोटो डायोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं, जो कि फोटो डायोड एक प्रतीत अभिनत सिलिकॉन या जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें जंक्शन के प्रकाश के संपर्क में आने पर व्युत्क्रम धारा बढ़ती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जेनर डायोड का अनुप्रयोग है? राइट आंसर जो कि यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर सही उत्तर है। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर, शंट ट्रांजिस्टर रेगुलेटर, ऑडियो अनुप्रयोग, कंप्यूटर परिपथ, तरंग सेविंग परिपथ, ट्रांजिस्टर बायसिंग परिपथ आदि में प्रयोग किया जाता है। डायग्राम भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि एक सर्किट में जेनर डायोड का कनेक्शन हमेशा किस प्रकार का होता है? सही उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर रिवर्स बायस में होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जेनर डायोड को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है जो कि ब्रेकडाउन डायोड, ये इसका सही उत्तर है। जेनर डायोड को ब्रेकडाउन के नाम से भी जाना जाता है और यह रिवर्स अवस्था में कार्य करता है। ब्रेकडाउन से तात्पर्य जंक्शन का अनावश्यक अति वोल्टता के कारण ब्रेक हो जाना है। अगला है, निम्न आकृति में किस प्रकार के डायोड को दर्शाया गया है? सही उत्तर जो कि यहाँ पर फोटो डायोड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न की तरफ, जो कि दिया गया है, छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि बॉडी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर इसमें जो है स्थायी कैपेसिटर यानी स्थायी कैपेसिटर इंडक्शन मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनें जो शेडेड पोल मोटर में पाया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि घुर्रा राइट आंसर है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी, जो कि शेडेड पोल मोटर में घूमने वाला भाग रोटर होता है। यह बहुत कम अश्वशक्ति यानी 1/250 HP से लेकर 1/6 HP तक का बनाया जाता है और इसका प्रारंभिक बलाघूर्ण बहुत कम होता है और इनका प्रयोग खिलौनों, पंखों, धोखनी और हेयर ड्रायर इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती है? सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ये इसका सही उत्तर है। ये सबसे सस्ती होती है, जो कि प्रयुक्त जैसे कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर सबसे सस्ती मोटर होती है। इसमें प्रयुक्त कैपेसिटर अपघटनी प्रारूपी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप होता है। जैसा कि यह कैपेसिटर बहुत ही लघु ड्यूटी का होता है। इसका पीरियड समय 3 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का उपयोग करने का प्रयोजन क्या है? राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर फैन को दी गई वोल्टता को कम करना, ये इसका सही उत्तर है। जो कि वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज का नियंत्रण करता है, फैन को दी गई वोल्टेज को कम करता है। इसमें एक जनरेटर डायोड का प्रयोग किया जाता है। चलिए ये थे हमारे आज के प्रश्न, जो कि हमने सभी प्रश्नों को कवर किया है। अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।